हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और इसके पहले हम लोग जो 10th क्लास का एनसीईआरटी का राजनीतिक शास्त्र का सेकेंड चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, जिसका नाम संघवाद है। तो उसका थ्योरी ख़त्म हो गया है। अब जो नोट्स बनाए हैं उसका क्वेश्चन जो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, जो हूबहू बीपीएससी टीचर के लिए लड़ता है। तो आप लोग कहीं नहीं जाइए, वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन बन के आया है। हर एग्ज़ाम में 2 एग्ज़ाम हुआ, और ये 6 से 8 हुआ है, जो कैंसिल हो गया था, फिर होने वाला है। उसमें हूबहू क्वेश्चन इसी से लड़ रहा है। तो आप लोगों से आग्रह है कि क्वेश्चन को ज़रूर देखिए और इसको याद करिए, 2 बार 3 बार सुनिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जितने व्यू अधिक जाएंगे उतना ही हमको वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से थोड़ा निवेदन है कि अगर वीडियो को शेयर कर कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसको याद करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है संघवाद। संघवाद चैप्टर का नाम है, जो हम लोग बुक से पढ़ चुके हैं। आपका हमारे चैनल पे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ के जब नोट्स पढ़िएगा तो आपको अधिक मतलब कि फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैप्टर संघवाद है। श्रीलंका में कैसी शासन व्यवस्था है? तो श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार के पास सारे अधिकार होते हैं। तो हम लोग वहाँ पे देखे थे कि बेल्जियम में संघीय शासन व्यवस्था था, और वहीं श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था था। चलिए आगे आइए। थ्योरी बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ाए हुए हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। कह रहा है कि प्रांतीय सरकार अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहेगी, ठीक है। प्रांतीय सरकार अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहेगी। यह संशोधन बेल्जियम के संविधान में 1993 में किया गया था। वह कैसे शासन प्रणाली है? तो संघीय शासन प्रणाली है, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और उसमें बना हुआ क्वेश्चन है। आप लोग थ्योरी जरूर पढ़िए, नोट्स पढ़ने से पहले किताब जरूर पढ़िए दोस्तों, और मेरे चैनल पर उपलब्ध है। संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकार होती है, ठीक है। संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है। एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, ठीक है। एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। और एक राज्य और प्रांत स्तर पर सरकार होती है, जो शासन के दैनिक कार्य को देखती है, ठीक है। और दोनों एक ही जनता पर राज करती है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे दिया हुआ है, ये दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र और काम करती है, स्वतंत्र काम करती है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? संघीय व्यवस्था कहते हैं। एकात्मक व्यवस्था के बारे में देखिए। कह रहा है एकात्मक व्यवस्था में क्या आते हैं? तो यहाँ पे इनमें केंद्र सरकार प्रांत या स्थानीय सरकार को दिशा निर्देश दे सकता है, ठीक है, लेकिन संघीय में यह आदेश नहीं दे सकता है, ठीक है। चलिए कह रहा है यहाँ पे देखिए, किस किस देश की संघीय व्यवस्था में प्रांत का समान अधिकार उसके केंद्र से ज़्यादा ताकतवर होता है? समझे कि नहीं? कह रहा है कि किस देश की संघीय व्यवस्था में प्रांत का जो समान अधिकार केंद्र सरकार से ज़्यादा होता है? तो यह हम वहाँ पे बताए हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ प्रांत का राज्य का अधिकार केंद्र से भी ज़्यादा होता है। हमको आशा है कि आपको समझ में आता होगा और वीडियो देखने में भी मज़ा आता होगा, क्योंकि ये सब हूबहू क्वेश्चन लड़ने वाला है दोस्तों। पूरा प्योर एनसीईआरटी से खुद से नोट्स बनाए हुए हैं दोस्तों, आप देखिए। दूसरी व्यवस्था में बड़े देश द्वारा अपने आंतरिक विविधताओं को ध्यान में देखते हुए राज्य का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना, यह किस देश पर लागू होता है? तो यह भारत, बेल्जियम और स्पेन में लागू होता है दोस्तों, ठीक है। ये विविधता के आधार पर ये देश बटा हुआ है। चलिए, इसमें राज्य की अपेक्षा केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है। इसमें विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं। कह रहा है किसी प्रांत की विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं, जैसे केंद्र शासित प्रदेश। समझे कि नहीं? चलिए, अब कह रहा है यहाँ पे
भारत संविधान में भारत को राज्य का संघ घोषित किया। भारत संविधान में संघ शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए आगे आइए। कह रहा है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में भारतीय संघ के बाद में जोड़ा गया। मतलब कहने का मतलब इसका है कि पंचायत और नगरपालिका जो है यह भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया। कब? 1992 में जोड़ा गया था। राज सूची के विषय में आते हैं तो पुलिस राज सूची में आते हैं, व्यापार राज सूची में, वाणिज्य राज सूची में, कृषि राज सूची में, सिंचाई राज सूची में। ठीक है, जेल राज सूची में आते हैं, अस्थाई मेला कर राज सूची में आते हैं। तो ये सबको आपको देखना है और ये सब यही सब तो है क्वेश्चन। संविधान के अनुसार सरकार कामकाज की अंग्रेजी भाषा को बंद कर किए जाने की व्यवस्था कब तक की थी? तो 1965 में यह आशा किया गया था कि अंग्रेजी को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए, किस राज्य के मांग पर केंद्र सरकार हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का भी मान्यता दिया कामकाज में? तो यह तमिलनाडु में। समझे, मतलब है तो सभी के लिए, लेकिन तमिलनाडु ने ही मांग किया था। केंद्र में गठबंधन सरकार का शुरुआत कब से हुआ? तो यह 1990 के दशक में, 1990 से शुरू हुआ है, दशक नहीं 90 से शुरू हुआ है दोस्तों गठबंधन की सरकार। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहाँ चला गया, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सबसे बड़ी भाषा हिंदी की कार्यकारी लोगों की भाषा मातृभाषा है जो 40% बोली जाती है, और दूसरा बंगाली भाषा है, तीसरा तेलुगु भाषा है। कुछ भारतीय राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं, देखिए क्वेश्चन कहाँ से कितना अच्छा है। कुछ भारतीय राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक, भौगोलिक और जातीयताओं के आधार पर हुआ है। वह राज्य कौन सा है? तो नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये सब आते हैं दोस्तों। यह भाषा के आधार पर नहीं हुआ है, यह विविधता पर, भूगोल पर, भाषाई पर नहीं, जातीयता पर हुआ है। नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। नए राज्य को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत में कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। बात तो सही है। कितने रजवाड़े थे? 565 रजवाड़े थे। NCERT 12 क्लास में दिया हुआ है, वॉल्यूम 2 राजनीतिक शास्त्र में। राजभाषा किसको माना गया है? तो राजभाषा हिंदी को माना गया है। ये भी BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप उठा के देख सकते हैं 3.0 में, जो कैंसिल हो चुका है 6 to 8 में। उसमें पूछा हुआ था कि राष्ट्रभाषा कौन है? राष्ट्रभाषा भारत का है ही नहीं, राजभाषा है, वो भी हिंदी। हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीय की मातृभाषा है। ठीक है, आशा करता है कि आपको समझ में आया होगा। हिंदी के अलावा अन्य कितने भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में दर्जा दिया गया है? तो 21 भाषाओं को दिया गया है। आप लोग जानते हैं कि संविधान में 22 भाषा है, जिसमें हिंदी के अलावा कह रहा है तो एक घटा देंगे, यानी 21 हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक पार्टियों को मिलने से बनी सरकार को क्या कहते हैं? तो गठबंधन सरकार कहते हैं। ये भी आपसे छुपेगा थोड़ा ही, गठबंधन सरकार है। 1990 के बाद क्या क्या बदली? अब देखिए 1990 में क्या क्या हुआ था, बड़े अच्छे से नोट्स बनाए हैं दोस्तों। कह रहा है 1990 की बात है, तो इस अवधि में देश के अनेक राज्य के क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। राज्य में जो क्षेत्रीय दलों का उदय जो इतना देखते हैं वो सब 1990 के बाद हुआ था। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई थी। इसी समय केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई थी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकार की स्वतंत्रता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। कह रहा है कि इससे
सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकार में स्वतंत्रता का आधार क्या हुआ करने का नया संस्कृति पनपी थी 1990 में। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से बड़े हैं। भारत के प्रांत जो है वह यूरोप के स्वतंत्र देशों से बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। देखिए उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है दोस्तों उतना उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या उतना रूस का भी नहीं है, उससे भी बड़ा है। महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। नहीं समझ में आता है लेकिन हम यहाँ पे समझ में आपको आ जाएगा कि विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। तो जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इस सत्ता को विकेंद्रीकरण कहते हैं। और आप 3.0 बीपीएससी 3.0 में आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब केंद्र सरकार राज्य सरकार की शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो वह क्या कहलाती है, तब विकेंद्रीकरण कहलाती है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है? तो अनेक मुद्दों पर समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़ी दंगों से हो सकती है। कहने का मतलब है कि विकेंद्रीकरण का मतलब है कि स्थानीय स्तर पर पंचायत पर नगरपालिका में ही जो बढ़ी दंगा है मारपीट है वो सब का वहीं पे निपटारा किया जाए, इसी को विकेंद्रीकरण की बुनियादी सोच कहते हैं। कि लोग न्यायालय में ऊपर ना जाए, स्थानीय स्तर पर ही सभी का समाधान हो जाए, उसी को विकेंद्रीकरण की सोच कहते हैं। चलिए, विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकृत की गई है। विकेंद्रीकरण की जो ज़रूरत हमारे संविधान में भी स्वीकृत की गई है। ठीक है, संविधान में संशोधन करके विकेंद्रीकरण की यानी तीसरी स्तर की शुरुआत कब की गई थी? तो 1992 में की गई थी। कह रहा है कि संविधान में संशोधन करके यानी संविधान में पहले से विकेंद्रीकरण था, उसका संशोधन करके 1992 में इसका पुनः उजागर करके यह व्यवस्था लाई गई जो स्थानीय व्यवस्था कहलाई, जो पंचायती राज व्यवस्था कहलाई। पंच को या सदस्य को चुनाव कौन करता है? तो वार्ड करता है। ठीक है, पंच को चुनाव कौन करता है? तो वार्ड करता है। चलिए, अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? प्रधान या सरपंच कहा जाता है। पंचायत का काम किसके देखरेख में होता है? तो ग्राम सभा के देखरेख में होता है। और ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार होनी चाहिए? तो 2 से 3 बार बैठक होनी चाहिए। दुनिया भर में लोकतांत्रिक देशों में ग्राम पंचायत के लिए करीब कितने लाख लोग चुने जाते हैं? तो 36 लाख लोग चुने जाते हैं। 36 लाख लोग चुने जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग को 3 चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, 3 चैप्टर जो जातीयता पर है वह चैप्टर स्टार्ट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वो अभी बुक पढ़े हुए नहीं है। उसको पूरा थ्योरी करके उसको नेट पर डालेंगे चैनल पे। उसके बाद में आप लोग उसको सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद में हम 3 चैप्टर आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, कि करा दें? बोलिए। चलिए रहने देते हैं, उसके बाद में आपको 3 चैप्टर उस समय करा देंगे। ठीक है, ओके।